जय हिंद एवरीवन। फाइनली हमारा हाई क्वालिटी कंटेंट वाला सेशन नंबर 1 और फ्री एकलव्य बैच कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं सेशन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी से कमिट करा था कि ऑन ट्यूसडे आई विल बी कमिंग ऑन योर स्क्रीन विद द सेकंड मोस्ट अमेजिंग सेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी विद दीज टॉपिक्स टुगेदर। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप सभी को बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं: एक्लिप्स, न्यू मून, फुल मून, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड, यूनिवर्सल टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन। आप सभी को यहाँ पर जो चीज़ें, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री एकलव्य बैच में, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी आपको दे दिया है, और एक्चुअली में जो पिक्चर है सेशन नंबर 1 ने बढ़िया तरीके से बता दी कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। जो कंटेंट यहाँ पर हम लोग फ्री एकलव्य बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हर एक एनडी एस्पिरेंट्स के लिए ये सिर्फ गोल्ड नहीं, डायमंड है। सही बता रहा हूँ। यहाँ पर एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया ऑफ जीएटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर लाकर एकदम थोप दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम शोइंग यू द टिप्स, ट्रिक्स टू रिमेंबर इट। ना ही सिर्फ अपन लोग एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही में एफकेट के भी कर रहे हैं। और हमारे सेशन को भले ही यूट्यूब पर है, मगर और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आप और मैं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, वी आर ऑल्सो हिटिंग द होमवर्क क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वाले सेशन में मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। इतनी सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ यार, एकदम अमेजिंग सीरीज होने वाली है। बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस फ्री में आप लोग कंप्लीट करेंगे। सही बता रहा हूँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। और एक्चुअली में यहाँ पर मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, हर बार कभी भी ये वाला सेशन बोलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मगर इसमें तो और भी एडिशन मैंने स्लाइड्स में करा है। इतना मजा आने वाला है। मैं यदि बोल रहा हूँ ना, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होने वाला है फॉर एनडीए जीएटी। आप मानकर चलो मेरी बात। बस आपसे एक गुजारिश है, यदि हम लोग हमारे कंटेंट के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि हम लोग विद द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, इफ वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया फॉर एनडीए यूपीएससी जीएटी, तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि भाई फोड़ देना है। ठीक है, अपना 120% यहाँ पर देना है। ठीक है, जितनी भी यदि हमको हमारे एजुकेटर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों हाथ से उसको ग्रैब करना है। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। इट्स टाइम फॉर द ट्रेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम द बेस्ट कोचेस एवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। उसके पहले कुछ फ्लैशबैक के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, उसी का एक प्रीवियस क्वेश्चन मैं एनडीए का उठाकर लेकर आया हूँ। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज करेक्ट। तो मैंने बढ़िया तरीके से आप सभी को बता दिया था कि इक्विनॉक्स के बारे में, सोल्स्टिस के बारे में ट्रिक भी बताई थी मैंने। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन से आपको याद करवाया था। आप जाओ वो वाला सेशन लगाकर देख लेना। उसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप चैनल ही छोड़कर चले जाना। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप नहीं मानो तो जाकर देख लेना। यहाँ पर देखना, पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, जो वर्नल इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स दो होते हैं, एक ऑटमनल और एक वर्नल। जो वर्नल इक्विनॉक्स है, क्या वो 21 मार्च को आता है? क्या 21 मार्च को वर्नल देखने को मिलता है? बिल्कुल हाँ जी, वर्नल देखने को मिलता है। समर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या 22 दिसंबर को आता है? नहीं यार, 22 दिसंबर से तो हमारे विंटर वेकेशन लगता है, मतलब कि विंटर सोल्स्टिस आता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो पहली वाली कहाँ कहाँ पर आ रही है? सर यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। जिसमें सेकंड वाली कहाँ पर आ रही है? यहाँ वाली। तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। अब तीसरे वाली के ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पर है, ऑटमनल इक्विनॉक्स अकर ऑन सितंबर 23। एब्सोल्युटली करेक्ट, 23 सितंबर को यहाँ पर ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर 1 और 3 दोनों साथ में और 2 नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चौथे वाले को रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको कहा जाता है एलिमिनेशन। ठीक है, ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, ये आप सभी को दिमाग में रखनी चाहिए। नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, मगर लार्ज एक्सटेंट में जीएटी में तो बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला पहला क्वेश्चन करने के बाद यहां से आप सभी को फ्लैशबैक क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने पहले वाले सेशन में पढ़ा। ठीक है, आपको मेरे सेशन, आपको लग रहा होगा कि बस मैं ये जो 5 टॉपिक हैं इतने ज्यादा टाइम लेकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो यहाँ पर माइंडसेट है वो ये है कि जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बढ़िया से बैठना चाहिए। फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट इन माई केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक्लिप्स का बेसिक मतलब आप सभी को पता है, और ये चीज आप सभी ने एक्सपीरियंस कर रखी है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ऐसी कौन सी चीज है जो हमने एक्सपीरियंस कर रखी है और हम ही को नहीं पता। यार, एक्लिप्स को पता क्या कहा जाता है? एक्लिप्स को हम लोग बोलते हैं ग्रहण। ठीक है, एक्लिप्स इज नोन एज ग्रहण। ठीक है, जो ग्रहण लगता है ना, उसको एक्लिप्स बोलते हैं। अब ये ग्रहण क्या होता है? मतलब नाम तो सुना है, मगर एग्जैक्टली में होता क्या है? ये ग्रहण है क्या चीज? देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जितनी भी प्लैनेट है, अब जब अपन ने सोलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें देखा था जितनी भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यदि एक ऐसी कंडीशन आए, कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन आए जिसमें 3 प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन कर जाए, 3 प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्यारा मून है, चंद्रमा। ठीक है,
तो सन अर्थ मून एक ही लाइन में, यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 प्लैनेट कंसिडर कर रहे हैं, ये एक ही लाइन में अलाइन कर जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक की शेडो है, एक की शेडो वो कहाँ पड़ेगी, दूसरे पर। ये सन से रेज आ रही है, तो अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ से मून नहीं दिखेगा। ठीक, सेम कंडीशन दोबारा भी हो सकती है कि यहाँ पर क्या है, सेम जो सन हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, ये जो सन हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, आप कुछ मत करो, यही सन को यहाँ पर बना लो। ठीक है सर, ये सन बना लिया, आप कुछ मत करो, आप इस अर्थ को उठाकर यहाँ पर रख दो। हाँ जी सर, अर्थ को रख दिया। और ये जो मून है, तो सर ये जो मून है, मून भी तो यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब एक बात बताओ, सन से रेज आ रही है मगर मून ब्लॉक कर लेगा, तो क्या अर्थ से यहाँ से मून सन दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। तो पहले वाले केस में हमको क्या नहीं दिख रहा था, पहले वाले केस में हमको मून नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सन की रेज मून पर पहुंची नहीं, जब तक मून पर लाइट रे पहुंचेगी नहीं कैसे देखेगी, अर्थ ने ब्लॉक कर ली और अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ गई। सेकंड केस में क्या हुआ, सन की जो रेज है वो अर्थ तक पहुंची नहीं, मतलब मून ने सन की रेज ब्लॉक कर ली, तो हमको क्या नहीं दिखेगा, सन नहीं दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में भी एक्लिप्स हुआ, नीचे वाले केस में एक्लिप्स हुआ। ऊपर वाले केस में हमको क्या नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले केस में हमको क्या नहीं दिख रहा है, हमको मून नहीं दिख रहा है। तो मून नहीं दिख रहा है तो इसको बोलेंगे मून का एक्लिप्स, इसको क्या बोलेंगे, मून का एक्लिप्स। और जो नीचे हमको सन नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सन का एक्लिप्स। ठीक है, तो आगे अपन स्टडी करते हैं मून के एक्लिप्स को क्या बोलते हैं। मून के एक्लिप्स को लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, सन के एक्लिप्स को सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। और ये तो इंट्रोडक्शन था यार, अभी आप समझो एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स एक ऐसा इवेंट है जहां पर एक कैलेस्टियल बॉडी इज टेम्पररली हिडन, टेम्पररली, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए हिडन हो जाती है या फिर ऑब्सक्योर हो जाती है किसी दूसरे प्लैनेट के द्वारा। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट की शेडो दूसरे के ऊपर पड़ती है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दो प्लैनेट के बीच में क्या कर जाता है, पास कर जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वहां से क्या जाता है, दिखता है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, मतलब कोई भी प्लैनेट बीच में आ गया, या तो ऐसा होगा या तो शेडो पड़ गई है। ये कंडीशन यहाँ पर एक्लिप्स में देखने को मिलती है। अब 2 प्रकार के एक्लिप्स होते हैं, जस्ट सुनना मेरी बात, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ, अश्योरेंस दे रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर होंगी। पहला है सोलर एक्लिप्स। अब सोलार का मतलब क्या होता है, एस से सोलर, एस से सन, आप सभी सोलर पैनल से रिलेट कर गए होंगे। अब जिसका एक्लिप्स वो चीज नहीं देखेगी, मतलब सोलर एक्लिप्स मतलब सन का एक्लिप्स, मतलब सन नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, वही चीज यहाँ पर लिखी है। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन सन एंड द अर्थ। यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर ये अर्थ है, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, मून आ गया, जिसकी वजह से हमको क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पर सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सन की रेज अर्थ पर पहुंची नहीं, जिसकी वजह से इसकी जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ जाती है। दिस ब्लॉक द सन की लाइट, सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है, या तो आधा, या तो पूरा, या तो पार्शियली या कंप्लीटली। अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है यार, जस्ट इसका ऑपोजिट। लूनर एक्लिप्स मतलब मून का, ठीक है, लूनार मतलब कि मून का एक्लिप्स। तो मून का एक्लिप्स मतलब मून नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा मून? क्योंकि सन और मतलब अर्थ बीच में आ गई, बेसिकली सन और मून के बीच में अर्थ आ गई। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि सर सन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये ट्रिक है। सन की पोजीशन आप चेंज ही मत करो, इनकी पोजीशन ऐसे ऐसे करके स्विच कर लो। यहाँ पर देखो, इनकी पोजीशन ऐसे ऐसे करके स्विच कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ पासेस बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में यहाँ पर अर्थ आ जाती है। विद द अर्थ शेडो फॉलिंग ऑन द मून, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मून डिम हो जाता है या तो फिर रेडिश कलर का दिखाई देता है। सन से यहाँ पर रेज आ रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्स्ट्रा मतलब चीज आपको बता रहा हूँ, आज तक इसका एनडीए एग्जाम में जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, ज्यादा मतलब डिफेंस एग्जाम में जिक्र नहीं हुआ है, हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, थोड़ा दिमाग में मतलब बिठा के रखो। अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा, देखा ये क्या होता है, ये जो टर्म्स है ना, दीज टर्म्स डिस्क्राइब्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शेडो ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। मतलब एक्लिप्स के टाइम पर जो अलग अलग प्रकार से शेडो पड़ती है ना, उनको ये डिस्क्राइब करती है। कैसे? देखो, जो अम्ब्रा है ये सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर लाइट सोर्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। तो अम्ब्रा का मतलब क्या है, एकदम खत्म। ठीक है, लाइट का जो सोर्स है एकदम खत्म हो गया, लाइट एकदम ब्लॉक हो गई। पेनुम्ब्रा का मतलब क्या है, पी से पेनुम्ब्रा, पी से पार्शियल शेडो, मतलब आधी ही परछाई वहां पर पड़ रही है, पूरी नहीं पड़ रही है। और एंटुम्ब्रा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, लाइट सोर्स के एकदम सामने है और वो पूरा कंप्लीटली उसको कवर नहीं कर रहा है, कंप्लीटली उसको कवर नहीं कर रहा है, इसको एंटुम्ब्रा, और एकदम पूरा कर रहा है तो अम्ब्रा। और पी से मतलब पार्शियल, मतलब आधा। इतना आप सभी को क्लियर है? मतलब उतना इंफेसिस देने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, बस रीड करके चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कपिल भैया, आपने यहाँ पर सोलर एक्लिप्स बताया, आपने लूनर एक्लिप्स बताया, आपने एक्लिप्स का मतलब बताया, मगर भैया और ये आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बता दी।
मगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग हमारे दिमाग में बिठाएं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग नोट्स में लिखें, क्या हम लाइन बाय लाइन लिखें? क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी लिखना सिखाऊंगा ना कि नोट्स आप कैसे बनाता है, ऐसे बना। जो प्लैनेट का रिवोल्यूशन है वो सन के अराउंड होता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब 3 प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन कर जाता है और एक प्लैनेट की शेडो दूसरे के ऊपर पड़ती है, तो फिर तीसरा प्लैनेट का क्या, वो ऑब्सक्योर हो जाएगा। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य का ग्रहण, मतलब एक्लिप्स ऑफ सन, हमको मतलब अर्थ से सन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मून आ गया सन और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से मून ब्लॉक कर देगा सन से आने वाली लाइट और उसके ऊपर शेडो बना देगा। आप बता दो मेरे को, ऐसा कभी किसी ने प्रोवाइड करा हो तो आपको, कि किस तरीके से आपको अपने दिमाग में फिट करना है उसको, किस तरीके से उसको लिखना है, ठीक है। और ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता दी। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, मतलब मून का एक्लिप्स, हमें मतलब अर्थ से मून नहीं दिखेगा भाई। क्यों? क्योंकि अर्थ बीच में आ गई ना सन और मून के। एज अ रिजल्ट अर्थ क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा सन की लाइट और मून के ऊपर शेडो बना देगा। बात खत्म। सर प्रैक्टिस भी करा दी, मतलब आपने ऊपर कंसेप्ट बता दिया, थ्योरी भी बता दी, आपने नोट्स भी बता दिए, किस तरीके से दिमाग में उठाना है ये भी बता दिए। एक प्रीवियस क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाएगा, ये लेकर, ठीक है। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स के टाइम पर क्या होता है, मतलब सन का एक्लिप्स, मतलब सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बीच में आ गया मून, बीच में आ गया मून, ठीक है। तो मून कम्स इन बिटवीन सन एंड दी अर्थ, और दूसरा ऑप्शन है मून कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दी अर्थ एंड दी सन। याद रखना, एग्जैक्टली हाफ वे नहीं होता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, उसके बीच में रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करते रहेगा, बट it does not come exactly halfway. तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक्लिप्स वाला टॉपिक हमारा पूरा क्लियर है, आप सभी को पूरी चीजें यहाँ पर बता दी है, इसके बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब आगे अपन आते हैं न्यू मून और फुल मून के ऊपर। ये क्या चीज है भाई? यहाँ पर आपको दिख रही होगी भैया, ये क्या लेकर आ गया आप, ठीक है। ये भाई ये है अपनी नई बाइसिकल, ठीक है। वो समय था ना जब पापा ने नई बाइसिकल दिलाई थी, ठीक है। दिस इज न्यू बाइसिकल, ठीक है। नई साइकिल है, गियर भी डले हुए हैं भाई, ठीक है। अब कभी भी आपने देखा होगा कुछ कॉलोनी में ऐसे बच्चे रहते हैं ना, तो कभी भी आपने देखा होगा कि नई बाइसिकल आई तो ये बच्चा ना, कोई भी फॉर एग्जांपल यदि आप उसके पास जाओगे और इससे बोलोगे कैन यू प्लीज गिव मी योर बाइसिकल जस्ट फॉर अ राइड, ठीक है, ये पता क्या बोलेगा? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, इसके मुंह से बस नो निकलेगा, नो नो नो, ठीक है। क्यों नो नो? क्यों? क्योंकि दिस इज न्यू, ठीक है, दिस इज न्यू एंड दिस इज न्यू। भाई नहीं है तो वो मना कर रहा है, और 10 दिन बाद, 1 महीने बाद बस देखना, इससे ज्यादा इसके दोस्त चला रहे होंगे, कहीं इधर फेंक रहे हैं, कहीं उधर फेंक रहे हैं। वो थोड़ा नई चीज का रहता है ना, आप सभी को पता है। तो याद रखना, जब नई थी तो उसके मुंह से निकल रहा था नो। सो न्यू मून इज नोन एज नो मून। न्यू मून मतलब नो मून, ठीक है। न्यू मून का मतलब नो मून मतलब कंप्लीटली कवर, ऑब्सक्योर्ड, दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि न्यू मून अकर व्हेन द मून इज पोजीशनड बिटवीन सन एंड द अर्थ। भाई ये सन है और ये अर्थ है और यहाँ पर मून आ गया, ठीक है। तो सर इस केस में तो सन नहीं दिखना चाहिए, है ना, सन नहीं दिखना चाहिए। ये तो सोलर एक्लिप्स की कंडीशन हो गई, मैं मान रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, यह है सोलर एक्लिप्स की कंडीशन। मगर सोलर एक्लिप्स की एक स्पेसिफिक कंडीशन, जिसमें मून जो है ना, इसका जो डार्क वाला सरफेस है, ये वाला, ये अर्थ को फेस करता है, डार्क वाला, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये डार्क साइड है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि बस 52% 59% जो पार्ट है मून का, वही अर्थ को शो होता है। और वो भी, उसका भी जो डार्क पार्ट है ना, वो जब अर्थ को शो हो जाएगा, मतलब जब मून बीच में है और उसका भी जो डार्क पार्ट है जब अर्थ को शो होगा, तो आप उसको बोलोगे कि डार्क पार्ट शो हो रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो मून। तो बस याद रखना कि न्यू मून कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए। मगर इससे भी जरूरी एक लाइन याद रखना, सबसे जरूरी, भले ही चाहे ये भूल जाओ, एक चीज याद रखना, न्यू मून मतलब नो मून। पहली चीज याद है? हाँ जी सर, पहली चीज याद है। न्यू मून मतलब नो मून, पहली चीज याद है, बिल्कुल याद है। दूसरी चीज, क्यों नो मून? इसलिए क्योंकि जो डार्क वाला पार्ट है वो अर्थ को फेस कर रहा है, तो डार्क वाली जगह में तो कुछ देखेगा नहीं। वही लिखा है, मेकिंग इट्स इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेटेड मतलब रोशनी करती हुई, जिससे रोशनी निकलती है, ठीक है। इल्यूमिनेटेड साइड, दिस साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ को फेस नहीं कर रही है, अर्थ से दूर है, जिसकी वजह से दैट मेक्स इनविजिबल टू अस, हमको इनविजिबल रहता है, मतलब दिखता नहीं है, मिस्टर इंडिया बन जाता है। सभी को समझ में आया? तो न्यू मून, नो मून, 2 चीज याद रख बस मेरे लिए, 2। पहली चीज क्या, कपिल भैया ने क्या याद करवाया? न्यू मून मतलब नो मून, ठीक है, याद हो गया। दूसरी चीज क्या बताई कि क्यों है नो मून? इसलिए है क्योंकि जो मून है ना, सन और अर्थ के बीच में, उसमें जो डार्क वाली साइड है वो अर्थ को फेस कर रही है। और
तीसरा यदि याद करना हो, हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, न्यू मून कब होता है? सोलर एक्लिप्स के दिन। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नहीं, सोलर एक्लिप्स कब होता है? न्यू मून के दिन। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा क्यों मैंने उल्टा करके बोला। चिंता मत करो यार, मैं हूं, चिंता मत करो। अब आते हैं फुल मून के ऊपर। फुल मून का मतलब क्या है? आप बोलोगे भैया नए नोट्स लेकर आए हो। हाँ जी, ठीक है। फुल मून का मतलब है फुल मून हैपन्स व्हेन अर्थ इज पोजीशनड बिटवीन सन एंड मून, ठीक है, सन और मून के बीच में। यहाँ पर अब क्या बोलूँ मैं, अर्थ आ गई सन और मून के बीच में। ये सन है, ये मून है, और यहाँ पर अर्थ आ गई भाई। अर्थ से अब आप एक बात बताओ, यहाँ से तो ये जो मून है ये तो पूरा दिखेगा, ठीक है, कॉजिंग द इंटायर फेस ऑफ द मून टू बी इल्यूमिनेटेड एंड विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो फुल मून एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो मून है ना वो क्लियरली आपको दिखता है। अब दोबारा वही, भैया इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, इसका नोट्स कैसे बनाए और इसको दिमाग में ग्रास्प कैसे करें, यही आ गया ना क्वेश्चन। ये भाई अब जो बता रहा हूँ यहाँ पर देख। अब एक बात बताऊँ, जो न्यू मून होता है, आपकी मम्मी आपने देखा होगा मतलब महीने में 2 बार मतलब व्रत वगैरह रखती हैं, फास्ट रखती हैं, वो यही चीज़ है भाई, न्यू मून और फुल मून। कई बार आप देखना, न्यू मून मतलब अमावस्या, फुल मून मतलब पूर्णिमा। फुल का मतलब पूर्ण, मतलब कंप्लीट, पूर्णिमा, ठीक है। याद रखना, न्यू मून का मतलब नो मून होता है, ठीक है। न्यू मून मतलब नो मून मतलब जो डार्क साइड है, शेडो साइड, वो अर्थ को क्या कर रही है, फेस कर रही है। न्यू मून कब होता है? व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड दी अर्थ। जो मून है वो सन और अर्थ के कहां पर है? बीच में। शेडो और जो डार्क साइड है मून की, वो अर्थ को फेस कर रही है। अब फुल मून वाला केस क्या है? देखो आप सभी को पता है, जो मून की जो ऑर्बिटल एक्सिस है, मतलब आप सभी को पता है ना, मून अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है। वो थोड़ी सी टिल्टेड है, जिस टिल्ट की वजह से अर्थ का जो ब्राइट साइड है वो क्या करता है, कई बार अर्थ को कंप्लीटली फेस ऑफ करता है, अर्थ को दिखता है, जिसकी वजह से जो मून है वो लाइट अप हो जाता है कंप्लीटली और हमको मून दिखाई देता है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर 14 डेज फ्रॉम न्यू मून, न्यू मून से 14 दिन बाद, 14 प्लस कुछ और है, ठीक है, 14 थोड़े से और कुछ घंटे, आफ्टर 14 डेज ऑफ न्यू मून यहां पर क्या आता है? फुल मून। मतलब अमावस्या के 14 दिन बाद पूर्णिमा देखने को मिलती है। ये बात आपकी मम्मी को भी पता होगी। अब जो चीज ऊपर मैंने बता दी, एक हाई लेवल की चीज, कि सोलर एक्लिप्स अकर ऑन अ न्यू मून डे, याद रखना, और लूनर एक्लिप्स अकर ऑन फुल मून डे, ये याद रखना। सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे के दिन होता है, बस इतना कर लिया। सर तो आपने कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, ऊपर आपने डिस्क्रिप्टिव मैनर में हमको ये चीजें बता दी, उसके बाद कैसे ग्रास्प करना है ये बता दिया। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन करें। आफ्टर फुल मून डे, मतलब फुल मून हुआ भाई, ठीक है, फुल मून मतलब, फुल मून का मतलब तो पूर्ण, कंप्लीटली दिख रहा है भाई, ठीक है। एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट, मतलब अब फुल मून हुआ है, अब फुल मून के बाद क्या आएगा? फुल मून के बाद तो भाई न्यू मून आएगा ना, आप सभी को पता है फुल मून के बाद न्यू मून आएगा। तो जो ब्राइट पार्ट है मून का अपियर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। सही बात है यार, फुल मून के बाद न्यू मून आएगा तो जो ब्राइट पार्ट, जो रोशनी दे रहा था, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, तभी तो न्यू मून आएगा उसके बाद। तो 15वें दिन ऑन द 15th डे मून इज नॉट विजिबल, मून आपको नहीं दिखेगा। इस दिन को क्या कहा जाता है? जब मून नहीं होता है। तो मून इज नॉट विजिबल मतलब मून इज इनविजिबल, ठीक है, मून इज इनविजिबल। देखो, एक होता है इनविजिबल मतलब स्ट्रॉन्ग, और एक होता है इनविजिबल मतलब जो दिखता नहीं। अब इनविजिबल मतलब नो, और नो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म। एक और क्वेश्चन करें। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेस डे ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। इल्यूमिनेटेड मतलब जो रोशनी देता है, ठीक है, मतलब जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है मून का वो विजिबल होता है अर्थ से, वो धीरे धीरे करके, मतलब रोशनी देने वाला पार्ट धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है न्यू मून के बाद। सही है, न्यू मून मतलब नो मून, दिख नहीं रहा था, उसके बाद जो पार्ट रोशनी देता है वो धीरे धीरे करके बड़ा बनेगा और फिर क्या हो जाएगा? फुल मून। तो सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? आफ्टर द फुल मून, फुल मून के बाद क्या होता है? जो सनलिट पार्ट का मतलब भी वही पार्ट होता है जो आपको रोशनी देता है, जहां पर सूरज की किरणें आती है, ठीक है। सनलाइट पार्ट जो मून का है, जो अर्थ से विजिबल है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सही है यार, वो तो जहां पर रोशनी आ रही है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फिर न्यू मून भी तो आना है, आगे चल के न्यू मून भी आएगा 14 दिन बाद, तो ये भी सही है। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो स्किप करके दोबारा सुन लो। अभी एक और सवाल कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून इज, सर अभी बताया था आपने 14 डेज, तो अपन अप्रोक्सीमेटली 13 लगा दे रहे हैं। भाई ऐसा मत करना, ठीक है। पूछ क्या रहा है? 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून, 2 न्यू मून के बीच में कितने दिन होगा? तो यहाँ पर न्यू मून है, ठीक है। फिर 14 दिन बाद, 14 प्लस कुछ घंटे दिन बाद आपको क्या देखेगा? फुल मून देखेगा, ठीक है।
फिर 14 दिन बाद आपको क्या दिखेगा, न्यू मून दिखेगा। तो यहाँ पर सुनो 14 और 14, यहाँ पर कितना जाएगा 28 और कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर पता क्या आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 29.5, ठीक है। एक तरीके से 15 भी अपन कंसिडर कर सकते हैं 15 दिन बाद, तो यहाँ पर 15 भी आप कर सकते हो। एक काम करो 15 कर लो, ऑन द 15th डे ये, ठीक है। तो 15th डे 29.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है, पेरीहीलियन और अफीलियन, पिछले वाली क्लास में। अर्थ जब सन से करीब है उसको पेरीहीलियन बोलेंगे, और इसकी ट्रिक क्या बताई थी, पी से पेरीहीलियन, पी से पास, है ना। जब मून अर्थ से करीब है तो पेरीजी, पी से पेरीजी, पी से पास, बताया है ना भाई, सब बताया है। अभी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ भाई। ऐसा शाइन करना है ना आपको, एकदम ऐसी चमक लाना है अपने चेहरे पर, ठीक है। तो मेहनत करो अभी, यू विल डेफिनेटली शाइन जेंटलमैन, ठीक है। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली शाइन, ठीक है। चलो, आपने गाने की लाइन सुनी है, पकड़ो तुम मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, ठीक है, जाएंगे नीचे है नहीं सुअर भी ऊंचाई पे। सुना होगा आपने, कैरी मिनाटी का गाना है, बहुत प्यारा गाना है ना, सुनना आप कभी। सन इज वर्टिकली ओवरहेड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक चीज बताई थी, मतलब क्यों होता है समर सॉल्स्टिस, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है ना, उससे अर्थ का एक हेमिस्फीयर ज्यादा लाइट रिसीव करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों भाई, मान के चल, देख ध्यान से देख, एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने तेरे को समझाने के लिए खोली है, सुनना ध्यान से। ये अर्थ है, ठीक है, क्या ये ऐसी है, नहीं, ये है टिल्टेड। तो इक्वेटर कैसी आएगी, ऐसी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसा आएगा, ऐसा, क्योंकि अर्थ तो टिल्ट हो गई ना, तो भाई ये भी टिल्ट होंगे बिल्कुल। तो सन की रोशनी जब आएगी, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये है सन। तो आप एक बात बताओ, सन की रोशनी ज़्यादा ये वाले पार्ट में पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टिल्ट है, बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर, इतना समझ में आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है। रेस सीधी आएंगी, डायरेक्टली कहाँ पर फॉल करेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो एरिया है ये मैक्सिमम लाइट रिसीव करेगा। तो एरिया नियर द पोल रिसीव लेस लाइट, मतलब कैंसर के पास ज़्यादा है तो पोल के पास कम होगा, ठीक है। साउथ पोल वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर लाइट नहीं होगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि यहाँ पर लार्ज पोर्शन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन लाइट रिसीव कर रहा है सन से, तो यहाँ पर क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर के इस रीजन में समर है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में इतनी ज़्यादा लाइट होगी कि बहुत बड़ा दिन हो जाएगा उससे, और रात छोटी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। ये कुछ नहीं, पुराने सेशन में सब बताया है, बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप हिलो मत वहाँ से। आपको लग रहा होगा कि इतना इन डेप्थ क्यों पढ़ा रहे हो आप, बाकी लोग भी ऊपर ऊपर पढ़ा दे, मेरे को पता है यार। ये देखो आप यहाँ पर, आप सभी को स्टोरी स्टेटस बिल्कुल देखते होगे आप, शॉर्ट्स, मोटिवेशन, एवरीबडी वांट्स द व्यू बट नोबडी वांट्स द क्लाइंब। सबको ऊपर चढ़ के व्यू देखना है, क्लाइंब कोई नहीं करना चाहता, एंड दिस इज द रियलिटी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको दिख रही है, ठीक है। आपको पासिंग आउट होते हुए यहाँ पर डायमंड यू कैन क्लियरली सी, बट द मोमेंट व्हेन द डायमंड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड यू डोंट सी दैट, ठीक है। दैट मस्ट बी द मोटिवेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े इसी मोटिवेशन के साथ, आगे पूरा सेशन कंप्लीट करना है हमने, ठीक है, एक साथ। नॉट यू नॉट मी, विल टुगेदर फिनिश इट। यहाँ पर देखो, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, ये क्या होता है यार। लैटिट्यूड देखो, लेटी हुई, तो सोते कैसे हो, लेटते कैसे हो भाई, ऐसे ही ना, नहीं तो पैर ऊपर दीवार से ऊपर जा रहे हैं, सिर नीचे मिल रहा है सुबह तक, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ऐसी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब सीधी, समझ आ रहा है, ये लॉन्जिट्यूड है। अब मेरी बात सुनो, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये जो आपको ऐसी लाइनें दिख रही ना, दीज ऑल आर लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं। और जो आपको ऐसी लाइनें दिख रही हैं, सर ये तो ऑरेंज की स्लाइसेस जैसे हैं, हाँ जी ये वही है, ठीक है। इनको क्या बोलोगे पता, दीज आर लॉन्जिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड है। आप एक बात मेरे को बताओ,
ये ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब ये ऊपर नॉर्थ में जा रही है, नीचे साउथ में जा रही है। ये इधर ईस्ट में, इधर वेस्ट में जा रही है, सॉरी इधर ये वेस्ट में जा रही है और ये इधर ईस्ट में जा रही है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, बस एक सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, सुनना। पहले वाली पिक्चर में यहां पर जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं मगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। आप देखो ना 90 डिग्री कितना छोटा है और इक्वेटर कितना बड़ा है। उसी तरीके से यहां पर देखो, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि सारी की सारी आकर यहां पर ज्वाइन कर रही हैं, मगर इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। एक और चीज बताऊं आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल बताओ। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, लेटी हुई लाइन, ये ऊपर आप धीरे धीरे करके देखो, ये 0 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो ये क्या डिफाइन कर रही है? नॉर्थ साउथ पोजीशन। और जो लैटिट्यूड्स हैं ये क्या डिफाइन करती हैं? क्या डिफाइन करती है? ईस्ट वेस्ट पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ है, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री, ये देखो पैरेलल है, और 60 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ये वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बता दिया लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन लोग। अब यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ और बढ़िया बता रहा हूँ। ये जो लाइन आप सभी को यहाँ पर दिख रही है ना जेंटलमैन, ठीक है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इक्वेटर। दिस कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर है। जो यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। जो नीचे दिख रही, दिस इज कॉल्ड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, जो कि है 23.5 डिग्री साउथ। जो यहां पर आपको दिख रही है, इसको क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इक्वेटर हो गया, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, ये होते हैं जोन्स। अब जोन बता दूं क्या सीधे? चलो जोन ही पढ़ लो भाई। ये देखो, यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, है ना। ऊपर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल था। यहाँ पर देखो, ये आपका आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है और ये 66.5 डिग्री साउथ पर है। अब ध्यान से सुनो, ये जो जोन है ना लाल कलर का, इसको बोलोगे टॉरेड जोन। ठीक है, इसको बोलोगे टॉरेड जोन। टॉरेड जोन इज द जोन बिटवीन, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ये वाले जो जोन है, इनको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। और ये जो आखिरी में आपको दिख रहे हैं दो, इनको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। दे आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। बस इतना याद कर लो। ठीक है, इतना याद कर लिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, CDS 1 2022 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल। आप एक बात मेरे को बताओ, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन रही है? इक्वेटर। ठीक है, फिर ये कैंसर, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऊपर फिर छोटा। सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाएगा? सर सबसे बड़ा सर्कल ये बनाएगा, मतलब इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। CDS 1 2022 का सवाल आपने सॉल्व कर लिया भैया। मगर सेम इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे ग्रास्प करें? यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती है, इक्वल नहीं है मगर पैरेलल है। लॉन्जिट्यूड ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताती है, पैरेलल नहीं है मगर इक्वल है। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स कितनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक तो हो गई 0 डिग्री, एक हो गई 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर प्लस 1 2 3 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके 90 डिग्री नॉर्थ तक है, तो 90 ऊपर हो गई, ऐसे 90 नीचे है, तो 1 और 90 और 90 कितना हुआ? 181। टोटल 181 लैटिट्यूड्स। और लॉन्जिट्यूड सीधे याद रखना कितनी है? 360। 360 लॉन्जिट्यूड है। कैसे बताऊं आपको? देखो, अब जैसे अभी मैंने आपको कुछ प्रोमिनेंट क्या बताई है, प्रोमिनेंट मैंने आपको ये बताई है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है।
ये इतनी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ। अब यदि यहाँ पर है ना, एक क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसको आप बोलो कि 0 डिग्री, और जस्ट इसके पीछे है ना, इसको आप बोलोगे 180 डिग्री, जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री। जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, इसको बोलते हो प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और जो 180 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। टोटल 360 लॉन्जिट्यूड है। कैसे भाई, ये बता 0 डिग्री के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ 179, इस तरफ 179, एक ये और एक ये, 179 179 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल 360। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ये डेट का वेरिएशन आपको बताती है, और जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ये टाइम का वेरिएशन आपको बताती है। दोनों के दोनों एंटीपोडल पॉइंट है, मतलब एक के पीछे एक 180 डिग्री वाले। ठीक है यार, क्वेश्चन करें और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्या बढ़िया सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले थ्योरी, ठीक है, पहले बढ़िया लेवल की थ्योरी कंसेप्ट, उसके बाद कैसे इसको ग्रास्प करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करें सवाल? चलो, यहाँ पर क्वेश्चन एनडीए जीएटी का पूछा हुआ है 10 अप्रैल 2022 को। इनहेबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मतलब यार, अपन लोग यहाँ पर अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, और क्या अपने को ऐसा लगता है क्या अर्थ रोटेट कर रही है? नहीं यार, अपने को ऐसा नहीं लगता अर्थ रोटेट कर रही है, मगर इट इज एक्चुअली में रोटेटिंग। मगर ऐसा क्यों है? द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ अर्थ रोटेट कर रही है ना, इट इज सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस। ऐसा नहीं है कि ये जो अर्थ है, इसका ये वाला, इस वाले की एंगुलर वेलोसिटी x है तो इसकी y हो गई। ना ना, ऐसे नहीं है, हर जगह की x होगी। यहाँ भी x होगी, यहाँ भी x होगी, यहाँ भी x होगी। तो मतलब हर जगह से जब सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सी चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही है? बात तो वही होगी ना, जैसे भाई ये ट्रेन का डब्बा है, आप यहाँ बैठे हो, आपका दोस्त यहाँ बैठा है ना, आपका नाम A है, उसका नाम B है, तो भाई A और B, A के लिए तो B रेस्ट में है ना, भले ही ट्रेन मूव कर रही है मगर वो थोड़ा ना मूव कर रहा है। तो भाई ऐसे ही करके पूरी अर्थ मूव कर रही है, मगर अपन लोग अलग वेलोसिटी से थोड़ा ना मूव कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर रोटेट्स विद द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो रोटेट करता है अर्थ के साथ। ठीक है भाई, बिल्कुल करता है। यदि नहीं करता तो सिर्फ अर्थ रोटेट करती है, एटमॉस्फेयर रोटेट ही नहीं करता। समझ में आ जाता है कि भाई हम घूम रहे हैं, एटमॉस्फेयर नहीं। एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है हमारे साथ, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा है। पहला भी सही था, दूसरा भी सही था। तीसरा है कि देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब आसपास में कोई ऐसा जैसा ऑब्जेक्ट है नहीं, या तो स्टेशनरी या फिर मूव कर रहा हो एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ। मतलब ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि अर्थ जिस रेट से मूव कर रही है उससे अलग रेट से मूव करे। अब भाई अपन गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर रेट होगा, अब उस रेट से गाड़ी मूव हो रही है अलग रेट से, तो हमको तो पता है ना, तो हमको दिख रही है वो। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कोई अलग रेट से मूव करता ना, तो फिर पता चलता, मगर ऐसा नहीं है। तो थर्ड वाला भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजा आ रहा है? अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो। वाइल वॉचिंग न्यूज़, भाई न्यूज़ देख रहे थे, यू हियर अबाउट अ प्लेस, एक प्लेस के बारे में आपने सुना, ठीक है, ऑफ विच यू हैड नेवर हर्ड अर्लियर, जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लेस, आपको प्लेस के बारे में और जानना है, और उसको मैप पर लोकेट करना चाहते हो आप। तो इसमें से कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी ताकि आप उसको मैप पर लोकेट कर पाओ? तो भाई आप एक बात बताओ, मैप पर यदि ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा, ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी, ठीक है, यदि मैंने आपको बोल दिया ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया 2 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, और 3 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर एक प्लेस है। तो 2 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ पर है? ये है भाई। और 3 डिग्री लॉन्जिट्यूड, इनका पेयरिंग कहाँ बन रही है? यहाँ, यहाँ पर बन गई भाई इनकी पेयरिंग, ये पेयरिंग। तो वो प्लेस यहाँ पर है। तो आपको सिर्फ लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। सिर्फ लॉन्जिट्यूड की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर लिखा है ऑल्टीट्यूड। भाई हाइट से क्या लेना देना यार?
आप बताओ कोई माउंटेन कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप वो क्या कौन सा लूँ मैं, किलीमंजारो आप सर्च कर रहे हो, माउंट किलीमंजारो। अब भाई वो कितनी भी हाइट हो, आपको तो उसको अफ्रीका में लोकेट करोगे ना, अफ्रीका तंजानिया में लोकेट करोगे ना, तो उसको शो करने के लिए बस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड चाहिए, उसकी हाइट से क्या लेना देना, मैप को उसकी हाइट से, मैप तो अपना लोकेशन देखेगा ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और वो पता चलती है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की ज्वाइनिंग से, बस। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। भाई जो लॉन्जिट्यूड है, मैंने आप सभी को बताया था, आप खुद देखो ऊपर में आकर मिल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस जीरो है, बिल्कुल है, डिस्टेंस जीरो है, दोनों आकर मिल रहे थे, एकदम सही बात है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है क्योंकि सब आकर मिल जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, मतलब जो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। यार आप ऑरेंज याद करो बस, ये है, ठीक है, एक स्लाइस ये और एक ऐसे, अभी रुक, एक दूसरा कलर, एक ऐसे और एक ऐसे। आप एक बात बताओ, पीले वाले के बीच में इधर मैक्सिमम डिस्टेंस है इक्वेटर पर, ठीक है, ग्रीन वाले के लिए भी इक्वेटर पर, तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है भाई, जो लॉन्जिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर काफ़ी मैक्सिमम रहता है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाती है, मतलब लॉन्जिट्यूड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर and they have maximum difference at the equator in their distance between them. And third statement is number of longitude is more than the number of latitude. भाई longitude कितनी है 360, latitude कितनी है 181, तो longitude ज़्यादा है ना, थर्ड वाला भी सही है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वाले तीनों सवाल करवाए मैंने आपको, एक ND1 2023 का, ND1 2022 का और 10 अप्रैल 2022 का, मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक है, अपन ने लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, अब सुनना अपन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें, ठीक है, जो कि पूछा है ND1 2021 में कि कौन सी इसमें से लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, तो 90 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि 90 सबसे बड़ा होता है। भाई मूर्खता ये मत कर देना, सबसे बड़ी ये है या सबसे बड़ी ये है, 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, इक्वेटर, इक्वेटर सबसे बड़ी है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ना कि 90 डिग्री लैटिट्यूड। 90 डिग्री पर तो क्या है, पोल, 0 डिग्री पर इक्वेटर है, घुमा दिया ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट्स, अब देखो बेसिकली अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड के बारे में पढ़ा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हल्का सा कठिन आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, हल्की सी रटने वाली चीज़ आने वाली है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी यूजुअली पसंद नहीं होता है रटना कभी भी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो रटने वाली चीज़ को भी जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कंसाइज करके आपको बता सकूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, और यार कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। सेशन को लाइक करना, और जितने लोगों भी जो आपके सराउंडिंग में एनडी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सेशन बिल्कुल जाकर भेज देना, शेयर कर देना। अब सुनो मेरी बात, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, अब अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे लैटिट्यूड्स है उसके कुछ प्रोमिनेंट लैटिट्यूड पढ़ेंगे, जैसे इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। फिर लॉन्जिट्यूड में प्रोमिनेंट लॉन्जिट्यूड कौन कौन सी, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन, सेशन। अब सुनो, जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, कैसे याद करना, जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों निकलती हैं, इक्वेटर निकलेगी तो यहाँ से, कैंसर निकलेगी यहाँ से, कैंसर यहाँ से, और कैप्रिकॉर्न यहाँ से, समझ, कैप्रिकॉर्न नीचे से, बात को समझो, कैप्रिकॉर्न नीचे से और वो। अब अपन पहले काय की बात करें, इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर कहाँ से निकलेगी। भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो साउथ अमेरिका का मेजर वाला पार्ट है ना, ये ब्राज़ील है, ये क्या है, ब्राज़ील। और यहाँ पर जो एक कंट्री, दो कंट्री के बॉर्डर है यहाँ, ठीक है, ये एक तो अभी वर्ल्ड कप जीती है फीफा, तो आप क्या बोलोगे, चिली अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर है यहाँ, याद रखना। और यहाँ पर एक कंट्री है इक्वेडोर, तो अपन याद करते हैं इक्वेटर कहाँ से पास हो रही है, तो इक्वेटर पहले कहाँ से पास हो रही है, साउथ अमेरिका। पहले तो कॉन्टिनेंट याद करो कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होगी इक्वेटर, तो साउथ अमेरिका, और अफ्रीका से तो किसी का भी नाम आए, अफ्रीका तो मतलब लगा ही देना क्योंकि सभी जाती हैं। और नीचे क्या है, मतलब मतलब अपन इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर एशिया से भी निकलती है,
इंडिया से नहीं निकलती मगर एशिया से तो निकलती है ना। ये मान रहा हूँ कि इंडिया एशिया में, मगर एशिया के नीचे वाले पार्ट से निकलेगी। तो पहला क्या है, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, ठीक है। फिर जब हम अफ्रीका में आएंगे तो साउथ टोमेन प्रिंसिपी और गैबिन, ये याद करा। फिर दो नाम एक से, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। फिर एक ट्रिक याद कर लो, क्या, यूनाइटेड किंगडम, आपने पढ़ा होगा ना, यूकेएस या यूएसके, या तो यूनाइटेड स्टेट या यूकेएस। तो यूके, युगांडा, केनिया, सोमालिया, बस और क्या। फिर आप याद कर लो MIK, मिक, मतलब अब एशिया आ गया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, करीब आती बात खत्म। ठीक है, अभी और बताऊंगा, चिंता मत करो। अब पढ़ते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको एक ट्रिक बताऊं, एक याद कर लो, आपने रिलैक्सो बहामास सुना होगा, एक स्लीपर का नाम है जिसको पहनते हैं फूट में, स्लीपर को तो फूट में ही पहनेंगे ना। तो नॉर्थ अमेरिका का फूट है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर पता क्या है, बहामास। बहामास और मेक्सिको यहीं पास में है, बहामास और मेक्सिको याद कर लेना, ट्रिक है। तो याद करना, जब अपन कैंसर की बात करेंगे तो मेक्सिको और बहामास दो ऐसी कंट्री हैं जो कि कहाँ से पास करती है, नॉर्थ अमेरिका से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। अब अफ्रीका में बात करें तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, ठीक है, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, ठीक है, इतना हो गया लीबिया। अब उधर आ जाते हैं, फिर इजिप्ट, अब कुछ एक से नाम आ जाएंगे, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, ठीक है। फिर अपने कुछ याद ही रखना, आपको पता है ना इंडिया से क्या निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान, ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, सबसे सिंपल, नीचे से निकलेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से निकलेगी या साउथ अमेरिका, यार साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर, तो यहाँ से चिली अर्जेंटीना, पैराग्वे, और ब्राजील से तो निकलेगी भाई। कोई चीज़ यदि साउथ अमेरिका से निकल रही है मतलब ब्राजील से उसको निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्राजील सबसे बड़ी लैंड वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। फिर यहाँ पर नामीबिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर तो इधर रहे हैं शायद, और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर आखिरी में ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे करना मैं आपको एक्चुअली में वो बताता हूँ इस ऑर्डर में, ठीक है। सुनो मेरी बात, ये याद करो आप, ठीक है। मेन इसका मैं वेट कर रहा था, यदि आपको ये बनना है ना तो ये कर लो यार। सवाल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सवाल नहीं आया तो क्या हुआ। साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, जब इक्वेटर की बात करेंगे तो ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब अफ्रीका में साउथ टोमेन प्रिंसिपी, गैबन, और ये दोनों का पेयर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर UKS, युगांडा, केनिया, सोमालिया। यहाँ पर MIK, मालदीव्स, इंडोनेशिया, करीब आती है। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो चिली अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। अफ्रीका की बात करेंगे, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो मेक्सिको, बहामास, और बाकी के नाम ये। और जो साउथ अफ्रीका, UAE, ओमान है, दीज आर दी एशियन कंट्रीज हैं ये। तो ये यहाँ पर आएंगी, क्या क्या, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान। फिर इंडिया के नेबरिंग याद कर लेना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। पाकिस्तान से कभी कुछ नहीं निकलेगा, याद रखना, वहाँ से सिर्फ इंडिया के जेट एयरक्राफ्ट से निकलेंगे, ठीक है। इतना इस होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यार, मैं समझ सकता हूँ सही में, ठीक है। लग गया होगा थोड़ा डर, मगर थिंक अबाउट दिस मोमेंट, ठीक है, थिंक अबाउट दिस मोमेंट। यहाँ जाना है ना, थोड़ा सा एफर्ट तो मारना पड़ेगा। सुनो, ये जो ऊपर नाम वगैरह है ना, ये उतने ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा साइड कर लो, मगर ना आगे के सेशन को हैम्पर मत होने दो, ठीक है। अभी अपन जो भी पढ़ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ रहे हैं। आगे जो अपन सेशन कवर करेंगे बहुत ही इंक्रेडिबल है ना। जो अपन ने अभी पढ़ा, मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ी सी घटिया सी चीज़ है, मैं मान रहा हूँ यार, आपको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए यार इग्नोर करो और आगे बढ़ो। एम करो कि आगे जो भी होने वाला है ना, बहुत बेहतरीन होने वाला है। नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे, नो वी आर नॉट अफ्रेड सर, बात खत्म, ठीक है। चलो, यूनिवर्सल टाइम, अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम क्या है, बढ़िया टॉपिक है, 0.1% की भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, गारंटी मेरी, ठीक है। यूनिवर्सल टाइम क्या चीज़ है भाई, ऐसा है कि एक कंट्री है, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक कंट्री है, पर्टिकुलरली आप देखना रशिया है, रशिया। अब रशिया इतनी फैली हुई है जैसे, तो एक क्या होता है, एक डंडी खींची रहती है, आप मान के चलो, एकदम शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, एक डंडी खींची रहती है जो कि पूरे एक पर्टिकुलर एरिया का टाइम डिसाइड करती है। जैसे इंडिया की यदि अपन बात करें तो इंडिया में आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
वो डंडी है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आप इंडिया देखना बीच में से निकलती, जिसका सेंटर लेते मिर्जापुर, मुन्ना भैया याद आ गए होंगे, ठीक है, मगर 82.5 डिग्री। मेरी बात सुनो ध्यान से। उसी तरीके से आप एक बात बताओ भाई, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि उसमें ना इतने सारे लाइन जाती हैं कि यहाँ पर समथिंग अराउंड 13 लाइन जाती हैं। यहाँ पर टाइम अलग होगा, यहाँ अलग होगा, इतने एरिया का अलग होगा, इतना अलग होगा, इतना अलग होगा, इतना अलग होगा। तो टू एक्चुअली में अवॉइड हैविंग मैनी लोकल पॉइंट, ताकि ज़्यादा लोकल पॉइंट ना हो एक कंट्री में, तो एक पर्टिकुलर मेरिडियन चूज करी जाती है पूरी कंट्री के लिए विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब इसका बेस क्या होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन? भाई यदि इंडिया में अलग होता तो पता है आपको, मतलब कश्मीर का समय, गुजरात का समय अलग रहता है, मध्य प्रदेश का अलग रहता है, उधर का असम का अलग रहता है, अरुणाचल प्रदेश का अलग रहता है। मगर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को बेस मानकर हमने हमारा एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। अब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या है? आपने जीएमटी सुना है, ग्रीनविच मीन टाइम? ये ग्रीनविच मीन टाइम पता है? ये एक ऐसा टाइम है, सोलर टाइम है, मीन मतलब एवरेज सोलर टाइम, जो कि कहाँ पर है? ग्रीनविच में। ग्रीनविच एक मतलब लंदन में जगह है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको मेरा ऐसा रहता है यार, मेरे स्टूडेंट को सब कुछ पता रहे, मतलब सब कुछ इन द सेंस की जो रिक्वायर्ड है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पढ़ने चले। याद रखना मेरी बात, जो पीएचडी करने जाएगा उसका पेपर क्लियर नहीं होगा, मगर जो एग्जाम क्लियर करने जाएगा उसका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना है, आपको अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगाना है, याद रखना ये बात, ठीक है। आपका दिमाग है ना, उसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस होना चाहिए, रट्टू तोता नहीं चाहिए उनको, ठीक है। जो प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनको चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि भाई तेरे को कितने सवाल के आंसर आता है, याद रखना मेरी बात। तो जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी और यूटीसी सेम है, पता है? मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड इज द ट्रांसफॉर्म्ड नेम ऑफ जीएमटी। तो जीएमटी और सर अभी भी समझ में नहीं आया कि जीएमटी और यूटीसी क्या है। फुल फॉर्म तो याद कर लिया, ग्रीनविच मीन टाइम और यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो भाई मेरे भाई तूने फॉर्मूला ही याद कर लिया, मतलब फुल फॉर्म ही याद कर लिया, तो याद कर लिया मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ग्रीनविच में, मतलब लंदन में ग्रीनविच एक जगह का नाम है, वहां पर जो एवरेज टाइम अपन कंसिडर करते हैं 0 डिग्री पर, उसको जीएमटी बोलते हैं। तो जीएमटी इज द बेस, ठीक है। अब ये जो जीएमटी है पास कहां से करती है, ठीक है, पता होना चाहिए भाई। 0 डिग्री वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ये बोला था ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट करवा दूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के ही बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा, अलग से सेशन नहीं लाऊंगा। जीएमटी पासेस थ्रू फ्रांस, स्पेन, यूके, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, टोगो। अरे सर क्या कर दिया, कैसे याद करें? चिंता मत कर, ये देख, ठीक है, ये याद कर लो। बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, बीएसएफ से क्या हो जाएगा? बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, फिर गेम GAM, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, फिर टोगो, टोगो से टोगो, और किंगडम से यूनाइटेड किंगडम। बात खत्म, ठीक है, याद कर लिया, ये भी चीज याद हो गई। अब आपने जीएमटी याद कर लिया, अब 82.5 भी अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट से निकल रही है भाई, पता होना चाहिए ना। यूपी एमपी एपी लाइन से, यूपी एमपी एपी उड़ीसा छत्तीसगढ़, ठीक है, लाइन से यूपी एमपी एपी उड़ीसा छत्तीसगढ़। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एक ऐसी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, ठीक है, एंड द बेसिस फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बेसिस है। सर समझ में आया? मगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, चिंता मत कर, मैं सब बताऊंगा। ये देख, यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 82.5 डिग्री ईस्ट का जो बेस पॉइंट लिया है वो मिर्जापुर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि CDS 1 2018 में पूछा हुआ है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट, पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भोपाल नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, रायपुर नहीं, मिर्जापुर इज द करेक्ट आंसर। मिर्जापुर से पास करता है, यूपी के मिर्जापुर से। क्लियर है सभी को? चलो अब जरा देखते हैं कि है क्या, मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन हियर। 0 डिग्री आपको दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? ये 0 डिग्री का टाइम स्लॉट है यहाँ, ठीक है। ये 0 डिग्री का टाइम स्लॉट कहाँ पर है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब सुनना, 0 डिग्री पर क्या है सर? 0 डिग्री पर ग्रीनविच है, मतलब 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन। एकदम फोकस, मेरी बात सुन ध्यान से। 0 डिग्री का मतलब क्या है सर? 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ है सर? प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच में है। ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है सर? ग्रीनविच लंदन में एक जगह है,
ठीक है सर। तो ग्रीनविच में जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब मीन मतलब एवरेज, यहाँ का एवरेज समय, जो कि हो जाएगा जीएमटी। सो दिस इज ओनली द एवरेज। इसी को तो तू बेस कंसिडर करेगा, मतलब जीएमटी इज द एवरेज। ठीक है, तो जीएमटी और जीएमटी इज ऑल्सो नोन एज यूटीसी, मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, मतलब यूनिवर्सली जो टाइम आप ले रहे हो उसको किस बेस के अकॉर्डिंग लोगे, वही है ये। ऐसा कोई नहीं बताएगा मेरी जान। ठीक है, एनर्जी लगा रहा हूँ पूरी अंदर से ताकि आप सभी को एकदम माशाल्लाह एकदम जोरदार अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। लाइक करना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा सेशन। चलो, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं, मेरी मेंटालिटी बहुत क्लियर है भाई। जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना तब और मैं वैसा काम करने लगता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए, और मैं ये मत सोचना कि फिर हम बोलेंगे नहीं। चलो यहाँ पर सुनो मेरी बात, ये 0 डिग्री आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 0 है, ये पूरा है आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 मतलब 0 घंटा, फिर ये 1 घंटा, फिर ये मतलब इस तरफ अपन ईस्ट में जा रहे हैं आगे, मतलब अपन कहाँ जा रहे हैं आगे, और यहाँ पर ये क्या है पीछे। 2 3 4 5, आप देखो इंडिया ये है। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है? 5:30 पे आ रहा है ना भाई। 5.5 घंटे आ गए यहाँ पर, 5.5 घंटे आ गए। कैसे क्या निकाला मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। ये सब कैसे कर रहे हो आप, ये कैसे आपने करा है ना, चिंता मत कर। इफ योर जीएडी एजुकेटर कपिल भैया दिस साइड, ठीक है, इफ आई एम हियर यू नीड नॉट फियर, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर सुनो। द टोटल लॉन्जिट्यूड कितनी है एक बात मेरे को बता। सर 360 है। टोटल कितने घंटे हैं तेरे पास? सर टोटल नंबर 24 आवर्स है ना, सिर्फ 24 आवर्स हैं। 360 जो 360 डिग्री है उनको 24 घंटे में डिवाइड कर दे, 24 घंटे में डिवाइड कर दे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब 360 चॉकलेट 24 बच्चों में बांट दे। तो एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आएगी? सर 15 आएगी, मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो 15 आएगी, मतलब कि 1 घंटे में कितना चेंज आएगा? 15 डिग्री का। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरी जान कि तू 0 डिग्री पर है। ठीक है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 15 डिग्री है, तो तू 0 डिग्री से 15 डिग्री इधर आ गया ना, तो तू 1 घंटे आगे आ गया, समझा? 1 घंटे आगे आ गया। यदि रात के 12 बज रहे हैं कहाँ पर? 0 डिग्री पर, और तू 15 डिग्री पर आकर खड़ा हो गया, तो पता कितने बजेंगे? रात के 1 बजेंगे 15 डिग्री पर। अब तो समझ में आ गया। अब एक बात बता, सुन, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सर 60 मिनट। 60 मिनट को 15 डिग्री से जरा डिवाइड करना, 15 4, तो मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आएगा। तो अब सुनो, कंक्लूजन क्या याद रख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, लिखा है ना रिमेंबर तक। जो चीज याद करने का बोलूँ वो याद करो, जिसमें दिमाग लगाने का बोलूँ वो दिमाग लगाओ। सुनो, यदि तेरे को 15 डिग्री मूव करना है तो फर्क आएगा 1 घंटे का। यदि तेरे को 1 डिग्री मूव करना है तो फर्क आएगा 4 मिनट का। बस इतना याद कर ले, बस इतना। 15 डिग्री मूव करेगा, 1 घंटे का फर्क, 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क। अब इंडिया 5.5 घंटे आगे कैसे है? मैं चाहूँ तो तुमको डायरेक्टली अब भी याद करवा दूँ, ये अब भी बताया मैंने, ये लो भाई, ये 5:30 आगे है। मैं रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को। आपको पता है यहाँ से जो निकल रही है ये 0 डिग्री है। ठीक है, मतलब एट 0 डिग्री, मतलब एट ग्रीनविच। पहली बात तो है एट ग्रीनविच, है ना, और यहाँ पर क्या है? एट फ्रॉम ग्रीनविच है, ग्रीनविच से, और यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम इंडिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा प्यारा भारत, ग्रीनविच से, ग्रीनविच पर जो निकल रही है वो लॉन्जिट्यूड कितने डिग्री की है? 0 डिग्री। इट इज ऑफ 0 डिग्री। इंडिया से जो निकल रही है वो 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। यदि 82.5 डिग्री है तो आप बस मेरे को एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितने का फर्क आता है? सर 4 मिनट का। तो 82
0.5 डिग्री में कितने का फ़र्क आएगा? कितने का फ़र्क आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 चुके 20, तो 4 टू ज़ा 8 और 10, 33। ठीक है, इतने का पॉइंट यहाँ पर लगा दो, मतलब 330 मिनट आगे है। आगे अब 330 मिनट आगे, तो इसको घंटे में चेंज करें? बिल्कुल कर लो सर, इट्स अ पीस ऑफ केक। एक बात बता, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60 मिनट। तो 1/16 आर इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में 1/16, 330 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो मल्टीप्लाई कर लो, 330 1/7, 0 से 0 कैंसिल, ये आर में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 आर। बोला था ना। इंडिया कितना आ गया भाई? फाइनल लिख लो, इंडिया आ गया इतना, 5.5 आर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको, मतलब लेट योर एक्शंस बी स्पीक। सारी चीज़ें आपको दिख रही है। फ्री का मतलब फ्री नहीं होता है, कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं जो, भाई एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो सेशन है इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन, मैं पक्का प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, पक्का कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कमिटमेंट कभी भी पीछे नहीं जाता हूँ। सुनो, मैं पक्का लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेशन। मैं चाहता तो वही प्रैक्टिस सेशन का एक कोर्स लॉन्च नहीं कर देता भाई, इसकी प्राइस रख देता। कितना? अभी तुम फॉर एग्जांपल 2000 लोग बच्चे जैसे सेशन देख रहे हैं, ठीक है, सेशन पहला वाला देखा, और मैंने प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च कर दिया 500 रुपये का, 500 का कर दिया, 1000 बच्चों ने ले लिया, तो 500, 1000 ने भी नहीं, 500 ने ले लिया। 1 2 3 4, भाई मेरे को क्या 2.5 लाख बुरे लग रहे हैं क्या? बताओ आप, मेरे को बुरे लग रहे हैं क्या भाई? हाँ, नहीं ना, बट होती है कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि हमको रोकती है ये सब करने से। दिस इज़ ओनली फॉर यू। ठीक है, और ये सब बताने की अब ज़रूरत नहीं है, दोबारा ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। बस यहाँ पर देखो, जो चल रहा है उसको ये मत बोलो भैया थैंक यू, ये ठीक है यार, ठीक है, बता दो सेशन कैसा है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है हाजिरी लगाओ, रोज़ सेशन देखो, रोज़ नोट्स बनाओ, सारी चीज़ें प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन करके चलो। अब यहाँ पर देखो, इफ़ अ न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 1:45 PM, यदि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है लंदन से एट 1:45 PM ऑन मंडे, तो एट वॉट टाइम एंड ऑन वॉट डे इट विल बी हर्ड एट ढाका। मतलब भाई, यदि लंदन मतलब कि 0 डिग्री पर 1:45 PM है, तो बोल रहे 90 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा? 90 डिग्री ईस्ट इतना क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई 90 डिग्री मतलब, एक बात बता, 15 डिग्री में 1 घंटे का फ़र्क आता है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री कितना आएगा? जल्दी बताओ। 15, 6 घंटे का फ़र्क आएगा, 6 आर, मतलब 6 आर आगे है। तो 1:45 जो है PM दोपहर का, उसमें 6 आर ऐड कर ले भाई, कितना हो जाएगा? 7:45 हो जाएगा, तो वो 6 ऐसा आगे हो जाएगा, 1:45 है तो 7:45 हो जाएगा, और शाम का रहेगा, सेम दिन का रहेगा। तो यहाँ पर मंडे की बात है, मतलब दोपहर से तो बस शाम हुई ना, दोपहर से तो बस शाम हुई, तो बस सेम कर दो और क्या, PM कर दो, 7:45 PM। ठीक है, सब आसान है भाई। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, हर बार देता हूँ, आपको भी दूंगा, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, माइंड स्क्रैचिंग क्वेश्चन है, होमवर्क करो। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और सेशन अपना एंड करेंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है वो देखते हैं, 180 डिग्री। सो जेंटलमैन, इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस थ्रू पैसिफिक ओशन। आप सभी को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डेटलाइन पैसिफिक ओशन से पास करती है। इंटरनेशनल डेटलाइन एक ऐसी लाइन है जो कि आपको शो करती है कि डे में क्या चेंज आ रहा है, या तो डे गेन होगा या तो डे लूज होगा। ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन इज नॉट स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन स्टेट नहीं है, इट्स नॉट स्टेट। एक मिनट वेट करना है, ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर।
चलो अब मेरी बात सुनो, सॉरी, ठीक है। प्री रिक्विजिट, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो, एक लाइन ऐसी थी मेरे भाई जिसको तू बोल रहा था प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, जिससे तेरे को पता चल रहा था टाइम का वेरिएशन, ठीक है, टाइम में चेंज आ रहा था। एक लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, ठीक है, जिससे या तो डे गेन होगा या तो लूज होगा। अब मेरी बात सुन, हमेशा दिमाग में रखना, मैं अब आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो है चीज, ठीक है, ये अर्थ है, ध्यान से सुनना, एक बार में समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या है, अब कई लोग ना इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, कई लोग मानते भी नहीं। मैं फॉलो करता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और सारे डिफेंस एग्जाम, ठीक है। यूपीएससी क्या बोलती है, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना। ये भाई मान के चल कि तेरी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, ध्यान से। यहां पर एक तारीख है, ठीक है, एक तारीख है, ये भी हटाओ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अब आप सभी को बताया अर्थ हमारी घूम रही, तो अर्थ घूमकर यहां आ गई, ठीक है, अर्थ घूमकर यहां आ गई, ठीक है, अर्थ घूमकर यहां आ गई। तो अब एक बात मेरे को ध्यान से बताना, ठीक है, अर्थ यहां घूमी, कहीं से कुछ भी कंसिडर कर लो, या फिर यहां घूम गई। अब कोई बंदा यहां पर था जहां पर एक तारीख थी, एक तारीख थी यहां पर एक तारीख थी, क्योंकि अपन ये वाला आप जो बता रहा हूं वो कंसिडर करना। तुमने उसको घुमाकर आगे कर दिया, मतलब आगे 24 घंटे आगे कर दिया। यार आप एक बात बताओ, आप बताओ, अर्थ रोटेट कर रही है, हाँ जी सर अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब 24 घंटे लेती ना, 24 आवर, कल की क्लास में बताया था 24 आवर फॉर द रोटेशन, तो आपने आगे कर दिया, 24 आवर आगे चली गई, तो यहाँ पर 2 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई ना, तुमने उसको ईस्ट से लेकर तुम वेस्ट में चले गए, मतलब रोटेट कर दिया। मैं ये कर रहा हूँ कि ईस्ट से वेस्ट में चले गए, तो यहाँ 1 तारीख और यहाँ 2 तारीख हो गई, तो रोटेट हुई है अर्थ, ऐसे मानकर चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम 1 से 2 में जाओगे, मेरा मतलब 1 2 3, मान के चलो 3 को भाई तेरा एग्जाम है, ठीक है, और तू 1 तारीख को मस्त बढ़िया टीवी देख रहा था, तेरे को लग रहा था कि 2 तारीख को मैं पढ़ाई करूंगा, मगर 1 से खटाक से तेरे को 2 में शिफ्ट कर दिया, तो तेरा डे गेन होगा या लूज? सर लूज होगा, क्योंकि 1 से 2 में चला गया मैं, है ना, तो 1 तो मेरा चला गया ना, 1 से 2 में आया तो 1 तो चला गया, तो डे लूज हुआ। आप ये एग्जाम वाला दिमाग लगाना, तो लूज हो गया। तो 1 से जब आप 2 में आओगे तो यहाँ पर क्या होगा, डे लूज होगा, यहाँ पर डे लूज होगा। तो ईस्ट से जब आप वेस्ट में आए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट, अरे मूविंग ईस्ट, ये वेस्ट है, हाँ, तो आप ईस्ट से वेस्ट में आए, मतलब मूविंग वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में आए, तो यहाँ पर लूज हो गया, और जब ईस्ट में आओगे तो यहाँ पर गेन हो गया। मैं दोबारा बताऊं? हाँ जी सर दोबारा बताओ। देखो सब कुछ हटाओ, तुम सब हटाओ, ठीक है, सब कुछ हटाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। यहां पर तेरा क्या है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। तू ईस्ट से वेस्ट में गया, अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ पर 1 तारीख, और अर्थ इधर रोटेट कर गई, तो यहाँ पर 2 तारीख। मान रहा हूं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, अपन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ 1 तारीख, यहाँ 2 तारीख। अब तू यदि ईस्ट से वेस्ट में गया, या तो तुम ईस्ट से वेस्ट में जाओगे या तो वेस्ट से ईस्ट में। तो ईस्ट से वेस्ट में मतलब 1 2 3, 1 तारीख से 2 तारीख में, 3 तारीख को आपका एग्जाम है, 1 2 3, 3 तारीख को यहाँ भी एग्जाम है। तो 1 से 2 में जाओगे तो आपका क्या भाई, डे लूज हो गया, क्योंकि 1 तारीख चली गई। अब आप यदि वेस्ट से ईस्ट में आओगे, मतलब 2 तारीख से 1 तारीख में आओगे, तो भाई एक दिन आपको दूसरा वाला दोबारा मिलेगा ना, तो डे गेन हो गया यहाँ पर। तो ईस्ट टू वेस्ट लूज, वेस्ट टू ईस्ट गेन, बात खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट नहीं है भाई, स्ट्रेट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रेट यहाँ से देखो ये निकल रही है, यदि ये ऐसी ना जाकर ये सीधी चली जाती ना, ये जो लैंड एरिया इतना दिख रहा है ना, यहाँ पर एक अलग डेट होती है और एक डेट अलग यहाँ पर होती है, मतलब पड़ोसियों की अलग अलग डेट हो जाती है। तो वो जमीन से तो निकल ही नहीं रही है,
जमीन से पास ही नहीं होती। ये कहाँ से पास होती है पता है? ये निकलती है पैसिफिक ओशन से। ये देखो, कहीं भी जमीन से आपको पास होती है, कुछ हिल्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जिगजैग हो जाती है। चलो क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेटलाइन। इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन। क्या 180 डिग्री मेरिडियन है रफली? विच डेविएट्स स्लाइटली ईस्ट एंड वेस्ट टू अवॉइड लैंड एरिया सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन नहीं है, अटलांटिक ओशन नहीं है, ये कौन सी है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, इट इज पैसिफिक ओशन, ये गलत है। द डेट टू ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर अर्लियर देन वेस्ट। मतलब ईस्ट यदि ये जाएगा तो अर्ली मतलब पहले, मतलब यहाँ पर डेट 24, मतलब ईस्ट में 1 तारीख रहेगी और वेस्ट में 2। तो यहाँ पर वही तो करा भाई, ईस्ट में 1 है और वेस्ट में 2, ये अर्ली है ना, ये अर्ली है मतलब जल्दी ये है। तो यहाँ पर ईस्ट क्या अर्ली बोल रहा है क्या? क्वेश्चन में क्या देखो, द डे टू ईस्ट ऑफ दिस लाइन, मतलब इस लाइन के ईस्ट में अर्ली होता है वेस्ट से। बिल्कुल, ये इसलिए बोल रहा हूँ मेरा तरीका फॉलो करो आप, नहीं आपको सक्सेस मिले तो आप बोल रहे हैं एग्जाम में तो ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच सिटी। कौन सी सिटी से पास करता है? प्राइम मेरिडियन पास करती है ग्रीनविच लंदन। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। तो भाई अल्जीरिया से करती है, माली से करती है, घाना से करती है, मोरक्को से नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कौन सी? 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड नहीं, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसा गलती से भी मत कर देना, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो इन अफ्रीका। बिल्कुल, ये सारी की सारी अफ्रीकन कंट्री आपको पता होना चाहिए और यहाँ से पास कर रही है। यूरोप में प्राइम मेरिडियन पास करती है बट इट पासिस थ्रू यूनाइटेड किंगडम ओनली। ये क्या बात कर रहा है भाई? क्या सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से ही? यदि अपन बात करें यूरोप में, यूरोप से मतलब यूरोप एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां से यदि आपकी लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो इट पासिस थ्रू यूनाइटेड किंगडम ओनली। नहीं भाई, फ्रांस से भी पास करती है, स्पेन से भी पास करती है, तो ये गलत है ना। अपन कितना डीप पढ़ रहे हैं भाई, अपन सिर्फ कंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उसके भी डीप में जाकर पढ़ रहे हैं। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1 इज करेक्ट। इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ से पास करती है? लैंड बॉडी से भी नहीं, दोनों से भी नहीं, ओनली वाटर बॉडी। इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस थ्रू, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। इंटरनेशनल डेटलाइन पास करती है बेरिंग स्ट्रेट से। कहाँ से? बेरिंग स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहां पर बोल रहा है अ ट्रैवलर क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेटलाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ईस्ट अर्ली है तो 1, यहाँ 2, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो 1 से 2 में जाएगा तो लूज होगा, बिल्कुल लूज करेगा। तो 1 से 2 में जा रहा है, 3 को एग्जाम है, तो 1 से 2 में जाएगा तो 1 तो लूज हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉसेस आर डे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा लिखा है, वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो गेन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ। यहाँ पर बोल रहा है इंटरनेशनल डेटलाइन कौन सी ओशन से पास करती है? भाई ये पास करती है पैसिफिक ओशन से। ठीक है, इट पासिस थ्रू पैसिफिक ओशन। इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस थ्रू विच स्टेट? अभी बताया मैंने, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, एफकेट में पूछा वो क्वेश्चन है, ये घटिया सा क्वेश्चन, पहले तो हटाओ ये। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन है आखिरी, ध्यान से सुनना, फाइनल क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, पूरा दिमाग खोल देगा आपका। ठीक है, इफ द टाइम इन इंडिया 12 नून, देखो इंडिया है ना, 12 नून, 12 बज रहे हैं नून के, व्हाट वुड बी द टाइम साइमल्टेनियसली एट द ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल डेटलाइन? मतलब ग्रीनविच मेरिडियन बोले तो 0 डिग्री और इंटरनेशनल डेटलाइन मतलब 180 डिग्री, इन दोनों जगह, ठीक है, आपका समय कितना होगा ये अपने को बताना है। तो आप एक बात बताओ, इंडिया में 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री से, ठीक है, ये जो 0 डिग्री है इससे जो इंडिया है वो कितना आगे है? 5.5 घंटे, आप सभी को पता है। तो 0 डिग्री पर 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, तो इंडिया पर यदि यहाँ पर 12 नून हो रहा है तो 0 डिग्री पर जाने के लिए 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, तो सुबह के 6:30 बजेंगे सुबह। तो मॉर्निंग देख लो 6:30, यहाँ पर भी है, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब 180 डिग्री का फाइंड करना है, तो मेरे भाई एक बात बता, 0 डिग्री पर यदि 5.5, 0 डिग्री पर अब आप समय निकाल लिया आपने, 0 डिग्री पर बस 0 डिग्री का
आपका मेन एम पता ऐसे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आप 0 डिग्री निकाल लो, 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं 6:30 AM। अब वहां से काउंट करो कि कितना डिग्री है आगे, तो भाई 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री आगे है ना, तो 180 डिग्री में कितना फर्क बैठेगा, तो 15 डिग्री में 1 आवर का फर्क बैठता है, तो 180 डिग्री में कितना होगा, तो 180 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 और यहाँ पर 2, तो 12 आवर का फर्क बैठ रहा है, मतलब 12 घंटे आगे। और यदि 12 घंटे आगे है, सुनना ध्यान से, यदि 12 घंटे आगे है तो मतलब 0 डिग्री से 12 घंटे आगे है ना कि इंडिया से, समझ रहे हो ना, 0 डिग्री से ही अपन नापेंगे ना, ये 15 डिग्री अपन 0 डिग्री से ही लेते हैं। भाई तूने ऑलरेडी फाइंड कर लिया कि 0 डिग्री पर कितने 6:30 बज रहा है, अब तेरे को 180 डिग्री का फाइंड करना है, तो 180 डिग्री पे फर्क बैठेगा 12 घंटे का। अब 12 घंटे आगे मतलब 6:30 घंटे से 12 घंटे आगे, तो वो भी 6:30 बजेगा, मगर शाम का 6:30, तो इवनिंग 6:30, ऑप्शन नंबर 1 इसका। ठीक है, मजा आया। सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। कुछ होमवर्क क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ सीडीएस के, ठीक है, कोशिश करना नेक्स्ट वाले सेशन की बिगिनिंग में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सीडीएस के सवाल देखने को मिलेंगे, तैयारी आप एनडीए की कर रहे हो, मगर कुछ हाई लेवल कंटेंट देने के लिए ये यहाँ पर मैंने ऐड ऑन करे हैं, ये भी सीडीएस के सवाल है, होमवर्क क्वेश्चन है, ईमानदारी से ट्राई करना, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग से बताऊंगा। शी एनडीए के पेपर डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तुम कर लोगे ना भाई, तू वो कर जो नरेंद्र भैया और कपिल भैया बोलेंगे, तू एकदम ऐसा बनकर आएगा, सही बता रहा हूँ, फॉलो कर ले, ठीक है। इतना बढ़िया तेरे को कंटेंट मिल रहा है, यदि तू ये नहीं करेगा ना तो फिर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड आई नो वेरी वेल, आई नो माई स्टूडेंट्स, ठीक है, दे आर द रियल वॉरियर्स, दे आर फाइटिंग, दे आर एक्चुअली फाइटिंग लाइक अ रियल हीरो। यदि आपको ऐसा पीओपी में जाना है ना, स्टार्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, एकदम रगड़ दो अपने आप को। कमेंट सेक्शन में बताना सेशन आपको कैसा लगा, मजा आ गया आप सभी को पढ़ाकर ये वाला टॉपिक। सैटरडे को मिलते हैं, और सैटरडे के पहले भी आपको प्रैक्टिस सेशन एक गिफ्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है। बढ़िया तरीके से कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।